जनगणना हो सकता है तो अभी हम लोग कर लेंगे, अगर हो जाए तैयार तो 1 घंटा में हो जाना चाहिए था। चलिए हम लोग इसका पहले जल्दी से कर लेते हैं। चलिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर ब्रिटिश अधिकारी था और इनका मानना था कि अगर आप मुसलमान को खुश कर करके रखते हैं, मुसलमान को अलग कर करके आंदोलन से रखते हैं, तो ब्रिटिश सत्ता अधिक समय तक भारत में रह सकती है और एक तरह से ब्रिटिश सत्ता के लिए ये बचाव का काम करेगी। ये कौन बोला? ये डब्ल्यू हंटर बोला, क्योंकि अगर आप मुसलमानों को खुश करके रखते हैं तो भारत ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगा। और विभाजित होने का मतलब ये हुआ कि मुसलमान जो ही आंदोलन से अलग होगा तो जो भी आंदोलन हिंदुओं के द्वारा होगा उन सारे आंदोलन पर धार्मिक आरोप लगा करके उसको दबाया जा सकता है। इसीलिए करके ब्रिटिश सत्ता को अगर लंबा समय तक भारत में रखना है तो मुसलमानों को क्या करके रखिए? खुश करके रखिए, ठीक है। तो उस समय का ब्रिटिश सरकार के लिए जो बबुआ था ना, वो कौन था? मुसलमान था, ठीक है। तो बबुआ को खुश करके रखता था, समझ रहे? इसीलिए लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन भी कर दिया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कौन बोला था? डब्ल्यू हंटर बोला था, ठीक है। और कहीं हद तक स्वाभाविक भी था। विलियम विल्सन हंटर ने अपनी पुस्तक, और पुस्तक का भी नाम रखा द इंडियन मुसलमान। क्या नाम रखा? द इंडियन मुसलमान। इसलिए किताबें लिखा था कि इसमें टोटली बातें जो भारतीय मुसलमान है उसके बारे में लिखा गया कि भारतीय मुसलमानों को किस प्रकार से खुश रखा जा सकता है, भारतीय मुसलमानों को किस प्रकार से लॉलीपॉप दे करके फुसलाया जा सकता है, समझ रहे? इस तरह की बातें, ठीक है। और यह पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था 1870 में ये प्रकाशित हुआ था। बस इतना ही पॉइंट इससे है, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये इतिहासकार थे, ये विलियम डब्ल्यू हंटर, और विद्वान लोग थे, लेकिन ये चीज़ें ये लिखे थे ब्रिटिशियन के हक में, अंग्रेजों के हक में लिखे थे ये। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड लिटन हो जाएगा। आपको पता है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें से राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दिया था? जमनालाल बजाज। कौन? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि शुरू की। तो इस प्रकार की जो राय बहादुर की उपाधि है, इसकी जो शुरुआत हुई थी किसके समय में हुई थी? लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल रहा था 1876 से लेकर के 1880 के बीच में रहा था। चलिए यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 तक रहा और इसी के समय में खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि देना शुरू हुआ था। महारानी विक्टोरिया को इसी के समय भारत की सम्राज्ञी, आपको पता होगा कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 आया था, याद है ना। और इसी के तहत क्या कर दिया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी मतलब भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। ब्रिटेन की महारानी है ही और इसके साथ साथ ये भारत की भी महारानी घोषित हो गई, ठीक है साहब। इस तरह की बातें। उसके बाद लॉर्ड लिटन के बारे में और भी डिटेल से आपको पढ़ना है तो 65वीं बीपीएससी का जो प्रश्न संख्या 22 है उसमें जाकर के आप देख लीजिए, आपको और भी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी। लॉर्ड मेयो आपको पता है कि पहली बार जनगणना जो शुरू हुआ था वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही 1772 में शुरू हुआ था। सॉरी 1872 में शुरू हुआ था और 1872 में ही एक अफगानी जो था, अफरीदी नाम का शेर खां अफरीदी, वो क्या कर दिया था? इसको चाकू मार के हत्या कर दिया था 1872 में ही। और भी लॉर्ड मेयो से संबंधित चीज़ें वो आपको जाकर के 65वीं का जो प्रश्न संख्या 22 है उसी में जाके देख सकते हैं। लॉर्ड रिपन, जिस समय नियमित जनगणना शुरू हुआ था 1881 में, दशकीय जनगणना, तो और भी लॉर्ड रिपन से संबंधित चीज़ें आप 65वीं का बीपीएससी का जो प्रश्न संख्या 22 है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर कंटेंट यहाँ पर हम डालते, पीडीएफ मिलेगा आपको डाला हुआ कंटेंट यहाँ भी, ताकि आप बार बार रिपीट करिए इसको, लेकिन वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम लोग इसको डाल दिए इस तरह से ताकि आप वहाँ जा कर के पढ़ लीजिए। चलिए
नेक्स्ट है हमारा सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कुंवर सिंह। आप देख रहे हैं शुरू से बिहार स्पेशल में भी देखे थे और इसमें भी देख रहे हैं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह ये बिहार से थे, और आपको पता है कि चाहे बिहार से पूछे 1857 की क्रांति का विद्रोह कौन कर रहे थे, या जगदीशपुर पूछे, या आरा पूछे, या भोजपुर पूछे, तो आपको क्या मारना है? वीर कुंवर सिंह ही मारना है। ठीक है साहब। चलिए, वीर कुंवर सिंह से चीज़ें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल में किए थे हम लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चलिए चीज़ें देखिए। सबसे पहला नंबर, तो बिहार में जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की क्रांति का, वो तत्कालीन झारखंड का जो देवघर जिला था, उस देवघर जिला का रोहनी गांव था। रोहनी गांव से 12 जून 1857 को यह क्रांति शुरू हुई थी। और पटना में यह क्रांति एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा 3 जुलाई, पटना में, याद रखिएगा पटना का डेट, 3 जुलाई 1857 को पटना का एक मोहल्ला था, उस मोहल्ला का नाम था गुरहट्टा मोहल्ला। कौन सा? गुरहट्टा मोहल्ला। वहाँ से ये पीर अली शुरू किया था, बाद में पीर अली को फांसी भी दे दिया गया था। चलिए, गया में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे वो हैदर अली कर रहे थे, अहमद अली कर रहे थे, गुलाम अली कर रहे थे, फतेह सिंह कर रहे थे, और कौन कर रहे थे? हुक्का सिंह कर रहे थे। ठीक है, ये सारे लोग गया से कर रहे थे, गया के क्षेत्रों से। कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड को हराया, और इसके साथ साथ डगलस की सेना को भी हराया था। लेकिन डगलस की सेना को सामना करते समय, उससे लड़ते समय मुठभेड़ में वीर कुंवर सिंह घायल हो गए, और इनके दाहिने हाथ में जाकर के गोली लग गई थी। और दाहिने हाथ में जो गोली लगी थी वो 23 अप्रैल को ही लगी थी, और बाद में जाकर करके इनकी मृत्यु हो जाती है 3 दिन के बाद, 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, बाकी और भी 1857 की क्रांति को अगर डिटेल से पढ़ना है ताकि कंटेंट मिल सके, तो आप 66वीं बीपीएससी का प्रश्न संख्या 9 में चल जाइए, आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएगी। वो राष्ट्रीय स्तर का कौन से कहाँ कौन विद्रोह किए हैं, और इस पर टिप्पणी 1857 की क्रांति को लेकर के कौन दी है, तो वो चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। चलिए साहब, अगला सवाल है हम लोगों का कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिए बिहार स्पेशल में भी था और इधर भी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कितनी एक ही सवाल को रिपीट कर रहा है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये उस समय प्रथम अध्यक्ष बने थे, जबकि एनजी रंगा ये आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के, और इन्हें महासचिव बनाया गया था। ठीक है, ये महासचिव बने थे साहब, इस बात को याद रखेंगे। जबकि आचार्य नरेंद्र देव जो थे ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बना था, हाँ, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उनके ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। सचिव जो है वो जयप्रकाश नारायण बने थे। ठीक है साहब। चलिए, स्वामी सहजानंद से जुड़ा हुआ तथ्य थोड़ा सा हम लोग देख लें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ये मूलतः उत्तर प्रदेश के थे, और नवंबर 1929 में जाकर के इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, और इसकी अध्यक्षता भी किए थे स्वयं स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। और ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा बना था, इसके जो सचिव बनाए गए थे वो श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। और श्री कृष्ण सिंह के बारे में आपको पता है कि बिहार के वो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी बने हैं स्वतंत्र भारत के। चलिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो अन्य सदस्य थे, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा, फूलन वर्मा और यमुना कार्यई थे। गया में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? गया से किसान आंदोलन का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा कर रहे थे।
सारण से जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे? यमुना कार्यई कर रहे थे। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह स्वयं कर रहे थे। और चंपारण से जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे? राहुल सांकीर्तायन कर रहे थे। तो कई बार क्षेत्र विशेष से भी पूछ देता है कि इस जगह से किसान सभा का नेतृत्व कौन कर रहे थे। ये तो हो गया बिहार प्रांतीय किसान सभा। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा अलग है, इसकी स्थापना नवंबर 1929 में हुआ था। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा वो अलग है, वो अलग है। और केवल किसान सभा बोले तब 1922 में जाकर के 1922 में शाह जुबैर हुसैन जो था, हाँ, वो मुंगेर में, हाँ, मुंगेर में वो बना था सभा, और मुंगेर में ही उसकी अध्यक्षता हुई थी और प्रथम अध्यक्ष वो थे। ठीक है, तो तीनों अलग संस्थाएं हैं। चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1936 में और जगह लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो आप देखिए, नवंबर 1929 में जहां बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, वहीं सहजानंद सरस्वती के ही अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में किया गया। और इसके जो महासचिव बनाए गए थे, NG रंगा को बनाए गए थे। हुंकार नामक पत्रिका सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित हुआ था, हुंकार। और हुंकार नामक पत्रिका जो प्रकाशित हुआ था, इसका मेन जो उद्देश्य था इनका, कि जो किसानों की समस्या है उस समस्या को जागृत करना, उस समस्या को उजागर करना इनका काम था। और इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य से इन्होंने हुंकार नामक पत्रिकाएं निकाले थे, जिसका उद्देश्य क्या था? किसानों की समस्या को उजागर करना। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऑप्शन में दिया हुआ था आचार्य नरेंद्र देव, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसको बिहार सोशलिस्ट, समाजवादी के जगह पर आपको इंग्लिश में दे सकता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार समाजवादी पार्टी यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तो 1931 में ही हुआ गठन इसका। और इसको गठन करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था जयप्रकाश नारायण और किसका? फूलन वर्मा का। और यहाँ से जुड़ा हुआ बिहार स्पेशल में कई बार देखे होंगे कि पूछा गया सवाल। लेकिन इसकी औपचारिक जो स्थापना हुई थी वो 1934 में। उसके बाद देखिएगा कि इसमें योगदान किनका किनका था। गंगा शरण सिन्हा का था, राम वृक्ष बेनीपुरी का था, रामनंदन मिश्रा का था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आचार्य नरेंद्र देव बने थे। और सचिव जो बने थे, कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण। मतलब जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी था उसके जो अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बने थे और सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। तो आप देखिए, यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला गया था आचार्य नरेंद्र देव, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में क्या बना था? ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी। जबकि वो दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में क्या हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, चलिए, इसके अन्य जो प्रमुख सदस्य थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, योगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बारी थे, कर्पूरी ठाकुर थे, बसावन सिंह थे। और जयप्रकाश नारायण जो इनके सचिव थे ना, वो नारा दिए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे। इस बात को याद रखिएगा। छात्र आंदोलन से भी उनका जुड़ा रहा है जयप्रकाश नारायण का। जो इमरजेंसी लगा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था, इंदिरा की सरकार गिराने में। चलिए साहब, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा? कर्जन बोला था। कौन बोला था? लॉर्ड कर्जन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसे बैठ करके देखूं और इसे शांतिपूर्ण मरने में मैं मदद करूं। ठीक है, तो इस तरह की बातें यह कांग्रेस पर टिप्पणी किया था। और कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो भी टिप्पणी है उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप जा सकते हैं। इसका आंसर कर्जन होता। कांग्रेस से जुड़ी जो भी टिप्पणी पढ़नी है आप 64वीं बीपीएससी का प्रश्न संख्या 12 में चल जाइए, बड़ी बारीकी से उसका अधिवेशन सहित उस पर टिप्पणी किया हुआ है। ठीक है साहब, जैसे कि तिलक जी बोले थे भीख मांगने वाली संस्था है, अरविंद घोष बोले थे कि ये टीबी से मरने वाला है, क्षय रोग से मरने वाला है। ठीक है, लाला लाजपत राय बोले थे कि कांग्रेस की कोई भी योजनाएं ये जनता से जुड़ी हुई नहीं है और ना ही ये योजनाबद्ध होता है, ये सारे चीज़ें।
उसके बाद किसका, लाला लाजपत राय का आज बर्थडे है। देखिए कि कितना मतलब लकी दिन है कि उनका नाम ले रहे हैं और उनका बर्थडे है, ये अचानक से। चलिए, तो ये चीज़ें हो गया। बाकी जो भी टिप्पणियां हैं, लॉर्ड डफरिन क्या कहा था कि ये सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये सारे टिप्पणियां आपको मिल जाएंगी बीपीएससी के 64वीं बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है प्रश्न संख्या 12 में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप कर सकते हैं। क्योंकि टाइम अब 10-12 दिन बचा है, तो टाइम को सेव करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी? आप देख रहे हैं, सवाल देख रहे हैं ना कैसे रिपीट हो रहा है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उधम सिंह। आपको पता है कि मदन लाल धिंगरा ये कर्नल वाइली को, हाँ ठीक बात है, बीडी सावरकर के बारे में भी आपको बता है कि इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना, क्या बोले? कौन कौन ना, वही था जो जालियावाला जनरल ओ डायर और जनरल डायर। जनरल डायर जो था ना, जनरल डायर, वो जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, ठीक है। और ये जो मारा है ना, ये लंदन में उधम सिंह मारा। का जगह भी याद रखना है, लंदन में, ठीक है। लंदन में एक धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, वहीं पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आया हुआ था डायर, समझ रहे ना। और इसमें भाग लेने के लिए उधम सिंह अपना रूप वेश बदल करके गए थे, वेश बदल करके, और इन्होंने गीता को लेकर के और उसमें रिवॉल्वर को उसी डिजाइन में काट करके तब अंदर ले गए थे। और जब देखे कि डायर बगल में है, तो डायर को देखते ही उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। चलिए साहब, चलिए, उधम सिंह 13 मार्च 1940 में जनरल ओडायर की हत्या कर दी। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। उसके बाद बीडी सावरकर था ऑप्शन में, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक इन्होंने पुस्तक लिखा था। 1904 में महाराष्ट्र में सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया था, और इस संस्था का सदस्य जो था पीएन बावर्ट, यह बम बनाने की कला सीखने के लिए, सिखाने हो गया, सीखने के लिए पेरिस गए थे, ठीक है साहब। बाकी मदन लाल धिंगरा वगैरह के बारे में पढ़ना है तो आप 64वीं बीपीएससी का प्रश्न संख्या 16 में चले जाइए, आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो कर्नल वाइली की ये हत्या कर दिए थे, ठीक है साहब। चलिए देखिए, सवाल हल्के होता है, बस आप एग्जाम में कितना खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, कितना टाइम को मैनेज कर पाते हैं, दूसरी बात प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हैं, एट ए टाइम में क्या सोच पाते हैं, मायने वो रखता है, समझ रहे हैं ना। अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है। जब बीपीएससी के गली में जाइएगा तब न बुझावेगा सवाल हल्का था कि भारी था। बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे कि हाथ से भी गलती करके आए होंगे, ऐसा थोड़े है। और आपको 66वीं करवाए हैं, 65वीं, वहाँ भी तो सवाल इसी तरह का था। लेकिन यही है कि आप जो सवाल जानते हैं और उसमें गलती करके आते हैं किसी भी कारण वजह से, तो फिर समझ जाइए कि आप रिजल्ट से पहले ही बाहर हैं। फिर अपना दिल इच्छा को न समाप्त कर लीजिए उसी समय। चलिए, ये नहीं सदा के लिए, सदा की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक बार के लिए, समझ रहे हैं। इसी लेकर के जो भी 10-12 दिन बचा है साहब, एकदम से अपना जान लगा दीजिए। सेंटर पृथ्वी पर है अभी। हाँ, हाँ, मेरा सेंटर छपरा गया है। हाँ, हल्के दूर गया है ना। तो क्या आपका मन क्या कर रहा है? हम तो सोचते हैं मेरे घर में ले ले तो बढ़िया है, अब क्या ना दी। चलिए अगला, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री लिखा गया, प्रधानमंत्री लिखिए। प्रधानमंत्री कौन था बताइए?
आंसर एक हो जाएगा, कुछ तो दम है ही नहीं सवाल में। चलिए, हाँ ये है, जान रहे तो सवाल में दम नहीं है, ना ही जान रहा है तो यही सवाल किसी और के लिए भारी है। सीधी बात है। एक्चुअली है कि इतना बार रिपीटेशन हुआ है, इतना बार सवाल का पॉलिटी से लेकर के हिस्ट्री तक में इतना रिपीटेशन हुआ कि लगता है कि छप चुका है चीज़ें। ये सब सवाल लगता नहीं कि याद करना भी पड़ेगा। चलिए चलिए, लॉर्ड क्या हुआ, यही सवाल दे दे, नहीं आएगा, यहीं से आएगा, देख लीजिएगा। हाँ छप गया होगा ना, तो यहीं से भेजा गया था ना। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज थे, इस बात को याद रखिएगा। उस समय मॉन्टेग्यू जो थे ये भारत सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड ये वायसराय हुआ करते थे। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था इसी अधिनियम के तहत लागू किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन का जो जनक कहा जाता है लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इससे हम लोग। ठीक है, पहली बार महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। बताए थे आपको कि इससे पहले ब्रिटिश सरकार को क्या आमदनी आती थी, क्या खर्च होता था, टैक्स कितना आ रहा है, कितना टैक्स का खर्च कर रहा है, ये सारे लेखा जोखा रखने के लिए कोई पद सृजित नहीं था, कोई पद बना हुआ नहीं था। लेकिन पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ऐसे पदों का सृजन किया गया महालेखा परीक्षक का, कि जो सरकार के आमदनी और खर्च का लेखा जोखा रख सके। ठीक है ना, और ये वर्तमान में भारत सरकार में अभी भी है। इसी समय केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। आप देखते हैं कि वर्तमान में भी केंद्र सरकार का बजट अलग होता है, राज्य सरकार का बजट अलग होता है। आप देखिएगा फरवरी में आपको दोनों मिल जाएगा, दोनों बजट। चलिए, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो शुरू हुआ वो भारत शासन अधिनियम 1919 से ही शुरू हुआ था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक के बारे में बता चुके हैं कि दो सदन, जिसमें एक सदन जो था केंद्रीय विधानसभा का और एक हुआ करता था राज्य परिषद का। ठीक है, ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। और भी चीज़ें बताए थे इसमें भारत शासन अधिनियम में कि जो राजदूत को नियुक्ति देना शुरू हुआ, राजदूतों को नियुक्त करना जो शुरू हुआ, उच्चायुक्त को, इसी भारत शासन अधिनियम 1919 से ही शुरू हुआ था। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? क्या होगा आंसर? मैडम भिखाजी कामा आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में इन्होंने तिरंगा फहराई थी। इनका जन्म बम्बई में हुआ था। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? चलिए चलिए, भिखाजी कामा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी का एक जगह है स्टुटगार्ट, वहाँ पर पहली बार तिरंगा फहराई थी बरस। लेकिन अभी का तिरंगा और उस समय का तिरंगा दोनों अलग था, लेकिन तिरंगा फहराई थी। भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी यानी माता कहा जाता है। ठीक है ना साहब, इस बात को याद रखिएगा। भिखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को बॉम्बे में वीकई सोराबजी पटेल के पारसी घर में हुआ था। जर्मनी में इनके साथ, क्योंकि ये जर्मनी से ही राष्ट्रीय गतिविधि को, क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ा रहे थे, तो इनके सहयोगियों में जो शामिल थे और भी लोग शामिल थे, जिनमें वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाल हरदयाल, ये सारे क्रांतिकारी नहीं, लाला हरदयाल या लाल हरदयाल देखिए, जो फिर बाद में जाकर के अमेरिका के फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किए थे 1913 में। चलिए, ये सारी बातें हो गई। चलिए, बस इतना ही पॉइंट याद रखिए ना हम लोग। उसके बाद ऑप्शन में था आपको सरोजिनी नायडू भी, तो इसको भी तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी, वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। और किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले। ठीक है, हैदराबाद में हुआ था।
हाँ 1895, मिस्टेक है। 1895 में निजाम के छात्रवृत्ति से वो कहाँ गई, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई थी। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी। सरोजिनी नायडू अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, गोखले को मानते थे, इस बात को भी याद रखेंगे। और इन सारी बातों को पहले भी हम किए हुए हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय आगा खां पैलेस में पुणे में इन्हें सरोजिनी नायडू को बंद करके रखा गया था। गांधी जी भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय आगा खां पैलेस में ही बंद थे। कई बार पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किनको किस जेल में रखा गया था, जैसे कि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, इन सभी को रखा गया था आगा खां पैलेस में। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन जब करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनको कहाँ रखा गया था। नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा, क्योंकि एनी बेसेंट भी ऑप्शन में था और एनी बेसेंट को हम कई बार कर भी चुके हैं लेकिन फिर भी डाल दिए हैं। चलिए, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। कहाँ बनी थी, कलकत्ता में थी। एनी बेसेंट जो थी ये आयरिश महिला थी, वो 1893 में भारत आई थी। जिस वर्ष में गांधी जी कहाँ चले गए थे, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, उसी वर्ष में एनी बेसेंट भारत आई थी। और जिस समय गांधी जी लौट करके 1915 में भारत आए थे फिर दो बार जब, तो उसी समय उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले वो मर गए थे, मतलब वो यहाँ से निकल लिए, ठीक है ना। चलिए, तो चीज़ों को लॉजिकली याद रखिएगा, एक दो चीज़ों को कंसल्ट करके तो चीज़ें लंबा समय तक याद रहेगा। चलिए चलाते हैं हम लोग अगला। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई थी। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट होम रूलिंग यानी घर का शासन, होम रूल का मतलब क्या होता है, घर का शासन, ठीक है ना, इसकी स्थापना की थी और मद्रास में की थी। कहाँ की थी, मद्रास में की थी। जबकि आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ये पुणे में किए थे, अप्रैल में वो किए थे और ये सितंबर में की है। एनी बेसेंट की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं वह कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, क्या है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कांग्रेस के जो तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी 1933 में कोलकाता अधिवेशन में, कौन बनी थी, नलिनी सेन गुप्ता बनी थी, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना क्योंकि ऑप्शन में था तो सारे ऑप्शन को थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर लिए। चलिए, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। आंसर क्या होगा कि समाजवाद का वो समर्थक था, समाजवाद का वह समर्थक था। और 1933 में उन्होंने कहा, 1933 में वो बोले कि ब्रिटिश शासन, उसके साथ साथ जो देसी राज्य है, देसी रियासत, वो जमींदारवाद जो है, पूंजीवाद जो है, इसको हम समाप्त करना चाहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये सबसे पहले बोले थे कि मैं समाजवाद हूँ, खुल करके बोले थे मैं समाजवाद हूँ, ठीक है, मैं पूंजीवाद को, देसी रियासत को समाप्त करना चाहता हूँ। जबकि इनको पता था कि अगर ये बातें कहते हैं तो ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो हमसे नाराज होगा, जो देसी रियासत है वो हमसे नाराज होगा, जो पूंजीवादी है, पूंजीपति है, वो नाराज होगा। फिर भी इस बात को वो रखे थे, ठीक है साहब। और ये संवैधानिक तरीका से ये कांग्रेस का अधिवेशन 1936 में इस बात को दोहराए थे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। नेहरू समाजवाद के समर्थक थे, वे पूंजीवाद, देसी रियासत, ब्रिटिश शासन और जमींदारवाद को क्या करना चाहते थे, उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, ठीक है साहब। और 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ। क्या बोले थे ये, मैं एक समाजवादी हूँ। और समाजवादी शब्द का अर्थ आपको बताए हैं कि जो हमारे प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जुड़ा हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में, तो उसके बारे में हम बताए थे कि समाजवाद शब्द का मतलब होता है कि पूंजीपतियों को, पूंजीवाद को समाप्त कर राष्ट्रीय संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना। भारत की संपत्ति क्या किसी देश की संपत्ति को क्या करना, राष्ट्रीयकरण करना, मतलब निजी संपत्ति का उन्मूलन करना, निजी संपत्ति को समाप्त करना। और राष्ट्रीयकरण करना मतलब निजी संपत्ति को सरकारी संपत्ति में तब्दील करना, यही समाजवाद है, ठीक है साहब।
ये बातें बोले थे नेहरू जी उस समय। चलिए, अब राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में था, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1884 को पुराना सारण, वर्तमान सिवान का एक गांव है जीरादेई गांव, वहां इनका जन्म हुआ था। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी रहे और अंतरिम मंत्रिमंडल में ये खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद रहे थे। संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उस समय वो सबसे पहला नंबर तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने 11 दिसंबर, हाँ 11 दिसंबर 1946 को वो अस्थायी अध्यक्ष बने। उसके बाद वो संचालन समिति, जो अलग अलग समितियां बनी थी, उस समितियों में संचालन समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय भी इन्हें दिया गया। उसके बाद इन्हें देश रत्न, अजातशत्रु और संत राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल जो रहा 1950 से लेकर के 1962 तक इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1963 में हो जाती है। ठीक है साहब। चलिए, सरदार पटेल भी ऑप्शन में थे, तो इनको अगर पढ़ना है तो 65वीं बीपीएससी का जो प्रश्न संख्या 24 है उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और भूला भाई देसाई, इनके बारे में भी कुछ दिया हुआ है, तो आप 66वीं का जो प्रश्न संख्या 14 है उसमें दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि टाइम को बचाना है 10 दिन में, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। चिटगांव शास्त्र छापागाड़ी की योजना बनाई गई थी, क्या होगा आंसर? यही होगा। चलिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सूर्यसेन हो जाएगा। अभी तो हाल फिलहाल किसी बैच में पढ़ा भी रही थी ये चीजें, सूर्यसेन। आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यसेन हो जाएगा आंसर। हाँ, 7 बजे वाला हम चला पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे, तो हो जाएगा आंसर सूर्यसेन। सूर्यसेन एक पेशे से शिक्षक थे और इन्हें लोग प्यार से ना मास्टर दा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? मास्टर दा। तो कई बार आ जाता है सवाल कि निम्नलिखित में से किन्हें मास्टर दा के उपनाम से पुकारा जाता था? याद रखिएगा, सूर्यसेन को। ठीक है साहब। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं मास्टर दा से जुड़ा हुआ चीजें। चलिए, सूर्यसेन चटगांव का राष्ट्रीय विद्यालय में क्या थे? शिक्षक थे। और ये बिल्कुल मधुर भाषी लोग थे, बहुत कम बोलते थे, पढ़े लिखे सब लोग थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के जिस प्रकार से क्या कहिएगा शोषण की जो नीति चल रही थी उस नीति के ये खिलाफ थे। और समाज में जो अपना बनाया हुआ जो इमेज था कि ये शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं, उससे बाहर निकल करके इन्होंने एक बड़ा घटना को अंजाम दिया जो चटगांव शास्त्रा गांव के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये बांग्लादेश में ना। चलिए, लोग इन्हें प्यार से क्या बोलते थे? मास्टर दा कहा करते थे। क्रांतिकारी गतिविधि में संलग्न होने के कारण इन्हें 1926 से 28 तक जेल में रखा गया था। ये जेल में रहे थे 26 से 28 तक। ठीक है साहब। उसके बाद 18 अप्रैल 1930 को इंडियन रिपब्लिक आर्मी के 65 सदस्य के साथ चटगांव के शास्त्रागार को लूटा तथा वहां झंडा फहराया। शास्त्रागार समझिएगा। अब सर जी नहीं लूटेंगे, बताइए। अब अन्याय होगा तो क्या करेगा बताइए? आया समझ? हाँ, थोड़ा स्थिर से, ठीक है, क्योंकि सारा बात फिर। चलिए, तो आया समझ? शास्त्रागार मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? शास्त्रागार का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हथियारों का, बम गोला का जो गोदाम हो, जहाँ पर इसको रखा जाता है सुरक्षित, उसको बोलते हैं शास्त्रागार। क्योंकि उस समय क्रांतिकारियों के पास समस्या क्या था कि जो, क्योंकि ये सारे राष्ट्रवादी देख लीजिए किस संस्था से जुड़े हुए थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। और ये सारे संस्था किस प्रकार की संस्थाएं थी? उग्रवादियों की संस्था थी, काटने मारने वाले की संस्था थी, समझ रहे हैं? सीधा छीनने वाले आज़ादी थे ये लोग। तो इनके पास हथियारों की कमी थी। तो हथियार की कमी कैसे दूर हो पाता? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए तो हथियार की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो हथियार के लिए इन्होंने क्या करता था? कभी ट्रेन को लूट लेते थे, कभी
कहीं शास्त्रागार है तो उस पर धावा बोल करके उसको लूट लेते थे। इस तरह से ये हथियार का जुगाड़ लगाया करते थे। तो ये चटगांव में एक हथियार शस्त्रागार था, उसी को इन्होंने क्या कर लिया, 18 अप्रैल 1930 को लूट लिया और उन्होंने वहाँ पर भारतीय झंडा फहराया। और इसमें प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त की इनमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। जब ये चटगांव शस्त्रागार हो रहा था तो इनमें इनका बहुत ज़्यादा सहयोग था, प्रीतिलता वाडेकर का और कल्पना दत्त का। चटगांव घटना के कारण फरवरी 1933 में सूरसेन को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1934 में जाकर के इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है सब। हाँ, अंग्रेज का सजा ही फांसी था। आप अंग्रेज पर थूक भी देते ना, सीधा फांसी मिल जाता आपको। ठीक है, अंग्रेज के सामने में अगर पलक झपक लेते तो सीधा फांसी मिलता आपको, समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ आप देखते हैं कि एक ही गांधी जी हमारे ऐसे इंसान थे ना, हाँ, जिनको सजा होता था 6 वर्ष का, लेकिन छूट जाते थे वो 2 वर्ष में। ठीक है, चलिए, जतिन दास ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिए, एक हत्याकांड हुआ था, सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स को मारने का प्रयास किया गया था लाहौर में। वही सैंडर्स जो जब कैबिनेट ये आया था, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उस समय लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। जब साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे तो सैंडर्स ही वो पुलिस कप्तान था जिन्होंने आदेश दिया था पीटने के लिए, पुलिस को कार्रवाई करने के लिए। तो सारे जो राष्ट्रवादी लोग थे वो मान रहे थे कि सैंडर्स ही इसमें क्या है, दोषी है। सैंडर्स अगर लाठी चलाने के लिए नहीं बोलता तो आज लाला लाजपत राय की मृत्यु नहीं होती। तो इनको मारने के लिए योजना बनाई गई थी और मारने में जतिन दास भी शामिल थे, उसमें भगत सिंह भी शामिल थे, बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे, ये सारे लोग शामिल थे। तो उसी में जतिन दास को भी गिरफ्तार किया गया था। उसी मारने के प्रयास में इस तरह की घटनाएं जब हुई, उनको मारने का प्रयास किया गया तो वो कहलाया सैंडर्स हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, उसी षड्यंत्र में जतिन दास को भी गिरफ्तार किया गया था। जतिन दास को गिरफ्तार किया गया था। जब जतिन दास को गिरफ्तार किया गया था तो जतिन दास जेल में गए, लेकिन इनका कहना यह था भैया गिरफ्तार कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यूरोपीय जो कैदी है उसको जो खाना देता है, जो पहनने देता है, जैसे रखता है, मेरे साथ भी वैसे करो, हमको खाली कूटो ने अंदर में घुसा के, है कि नहीं। इनका कहना ये था, समझ रहे। इसी लेकर के, क्योंकि उस समय होता क्या था कि यूरोपीय जो कैदी था, यूरोपीय जो अपराधी था, उसका अलग व्यवस्था था, उसको कूटा नहीं जाता था, उसका खाने का, पीने का, रहने की व्यवस्था अलग था और भारतीयों कैदियों का रहने का व्यवस्था अलग था। तो इनका कहना था कि अगर हम सब कैदी हैं तो हम सब के लिए बराबर जो है सो जेल में समानता का व्यवहार होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसी लेकर के ये अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे, जेल में ही बैठ गए भूख हड़ताल में। ठीक है, और बेचारे ये 63 दिन तक भूखे रहे थे और 63 दिन तक जब भूखे रहे तो 63 दिन भूखे रहने के बाद ये बेचारे मर गए, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें कहानी थी। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं कि जतिन दास का जो जन्म हुआ है 27 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 27 अक्टूबर 1904 को हुआ था। जतिन दास जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस यानी सैंडर्स हत्याकांड जो दिसंबर 1928 को हुआ था में गिरफ्तार किया गया। और आपको बताए थे कि भगत सिंह को जो भी फांसी पड़ा था ना, गिरफ्तार जो हुए थे वो असेंबली बम कांड के कारण, असेंबली बम कांड के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब उससे वो दोष मुक्त हो गए तब उन पर सैंडर्स हत्याकांड का आरोप लगा करके तब उन्हें फांसी दिया गया था। तो पूछा जाएगा किस केस में सजा मिला, किस केस में फांसी दिया गया, तो सैंडर्स हत्याकांड। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर जाकर के जेल में ये 63 दिन तक क्या करते हैं, भूख हड़ताल करने के कारण इनकी क्या हो जाती है, 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये हड़ताल करने का जो मुख्य कारण है यूरोपीय कैदी के सापेक्ष भेदभाव था। मतलब भारतीयों के साथ क्या होता था, भेदभाव हुआ करता था, इसी लेकर के ये इनका विरोध कर रहे थे। सैंडर्स लाहौर का सहायक पुलिस कप्तान था जो लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का आदेश दिया था या चलाया था। ठीक है ना, आदेश दिया था, ऐसा होता, खुद नहीं चलाया था, लाठी चलाने का ये आदेश दिया था। ठीक है ना, चलिए
इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, क्रांतिकारियों गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी हुई थी। एक बात बताएं, जुड़ी हुई नहीं थी होता है यहाँ पर सवाल जो सही होगा ना, ऐसे ये भी सवाल ठीक है अपने लहजा से, लेकिन पूछा जो गया था ना उसमें हाँ कौन नहीं थी ऐसा होता। अपने लहजा से सवाल ठीक है लेकिन नहीं होना चाहिए था, तब उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन तैयार है इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नहीं थी, यंग इंडिया। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो था यह राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पत्रिकाएं जारी नहीं की गई थी यंग इंडिया को, ठीक है साहब। बाकी जो भी पत्रिकाएं थे, आपको पता है कि यंग इंडिया कौन लिखे थे, ये गांधी जी का था यंग इंडिया। आपको पता है कि यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, उसके बाद माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सारी पुस्तकें उन्हीं का है। ये सारे चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। फिर आप देखिए संध्या, युगांतर, गदर, ये तीनों राष्ट्रवादी ही पत्रिकाएं थी, ये तीनों राष्ट्रवादी पत्रिकाएं थी। तो एक यंग इंडिया ही होता है जो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं नहीं थी। चलिए तो हम लोग देख लेते थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। यंग इंडिया कौन जारी किए थे, महात्मा गांधी जारी किए थे। संध्या पत्रिका ये ब्रह्म बंदोपाध्याय जारी किए थे, ब्रह्म बंदोपाध्याय ये संध्या पत्रिका जारी किए थे। युगांतर अरविंद घोष और उनके सहयोगी भी इसमें शामिल थे, वाणिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, ये भी इनमें सहयोग किए थे युगांतर पत्रिका को प्रकाशित करने में। गदर जो पत्रिकाएं थी ये गदर पार्टी के द्वारा जारी किया गया था। आपको पता है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल भी लिखा मिलेगा, हरदयाल के द्वारा कहाँ से किया गया था, फ्रांसिस्को में किया गया था, यूएसए में किया गया था। और इसी पार्टी के द्वारा, गदर पार्टी के ही द्वारा गदर पत्रिकाएं जारी की गई थी, ठीक है साहब। उसके बाद और भी पत्रिकाएं आप देख रहे हैं कि हर सेट में आपको एक दो पत्रिकाएं देखने के लिए मिलता है, हर एक सेट में मिल रहा है और सारे प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं कि खुद से बनाया हुआ चीज़ें हैं। और पत्रिकाओं के बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप 64वीं बीपीएससी का जो सवाल संख्या 9 है उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा, बहुत सारा उसमें दिया गया है। चलिए अगला सवाल है हम लोगों का कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। मतलब देखिए सवाल में ही कई चीजें छुपा हुआ है। पूछा अगर जाए कि ब्रिटिश संसद का जो हाउस ऑफ कॉमन है उसके प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। लेकिन ये पूछ रहा है दादा भाई नौरोजी तो थे, कौन पार्टी के टिकट पर जीत करके वो बने थे, सो ये पूछना चाह रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि देखिए ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश संसद जो है ना, जिसको संसद बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं वहाँ पे उसको, पार्लियामेंट। जिस तरह से हमारे संसद का 2 भाग होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, उसी तरह से ब्रिटेन में भी 2 सदन होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है साहब। तो यही जो और ये जो होता था, जिस तरह से हम लोग के यहाँ लोकसभा है उस तरह ये होता था, जिस तरह से हम लोगों के यहाँ राज्यसभा है उसी तरह ये, यानी ये होता था उच्च सदन, ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बने थे, पहले भारतीय थे, वहाँ पर चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ करके हाउस ऑफ कॉमन के वो सदस्य बने। और सदस्य जो बने किस पार्टी से बने, तो वो थे उदारवादी पार्टी से। किस पार्टी से, उदारवादी पार्टी से थे साहब, इस बात को याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उदारवादी दल, कौन सा आंसर होता है इसका, उदारवादी दल। और कौन जीत के गए थे, दादा भाई नौरोजी।
1892 में। कब? 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और ये जो जीत करके गए थे उदारवादी के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे। उदारवादी के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना कहाँ किए थे? लंदन में ही किए थे। 1866 डेट भी याद रखिएगा इनका। और संस्था का क्या नाम है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब ये कि भारतीय धन किस प्रकार से भारत से अंग्रेज व्यापारिक कंपनियां लूट करके टैक्स के रूप में जमा करके इकट्ठा करके ये ब्रिटेन प्लान कर रही है, दूसरे देशों में प्लान कर रही है, किस प्रकार से अंग्रेज भारत को खोखला कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। इस चीज़ों का जो धन के प्लान का सिद्धांत या धन के निष्कासन का सिद्धांत या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत पूछे कौन दिया? क्या बोलेंगे हम लोग? दादा भाई नौरोजी दिए थे। ठीक है साहब। इन्हें वयोवृद्ध नेता या ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है साहब। बाकी इनके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रगप्तुर इन्हीं की पत्रिकाएं हैं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार 1886 में बने थे। मतलब कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है साहब। ये सारी हाँ वो भी बने थे। उन्नीस 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हीं की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का पहली बार क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। और सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। मतलब दादा भाई नौरोजी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। ठीक है साहब। चलिए इस बात को याद रखेंगे। और पूर्ण स्वराज का जो मांग हुआ था लाहौर में हुआ था 1929 में, और वो जो हुआ था नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए साहब, सब लोग जानते हैं सवाल को कि स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई। किसके असफलता? सवाल ये पूछना चाह रहा है किसके असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? तो बताइए। हाँ, क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को, जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और इनको लगा कि कांग्रेस को वो उपलब्धियां अभी तक, असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था और कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन में जितना जन भागीदारियाँ थीं उतनी जन भागीदारियाँ अभी तक किसी भी आंदोलन में नहीं हुआ है, ये कहा जाता है। और इतने बड़े आंदोलन के असफल होने के बाद इनको समझ में आया, मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास थे उनको लगा कि असहयोग आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था और ये असफल हो गया तो कांग्रेस को कोई भी बड़ी जीत या बड़ी सफलता हाथ लगने वाली नहीं है। और ये तो असहयोग आंदोलन हुआ ही, और इसके साथ ही करंट मुद्दा चलाया था चुनाव का। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव कहा गया था जिसमें कांग्रेस दो खेमों में बट चुकी थी, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू का कहना था कि हम लोग क्या करें, चुनाव में पार्टिसिपेट करें, चुनाव में भाग लें और वहां हम लोग अधिक से अधिक भारतीय जीत करके केंद्रीय विधानसभा में जाए, सरकार के अंदर जाए, सिस्टम के अंदर प्रवेश करें। और जब भी भारतीयों के शोषण के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता हो, कोई नियम बनाया जाता हो, तो उस समय हम विपक्ष में वोट दे करके उस नियम कानून को पास होने नहीं देंगे, जिससे भारतीयों को शोषण से बचाया जा सकता है। ये कहना था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का, क्योंकि आज़ादी तो हमें मिल नहीं रही, तो कम से कम भारतीयों को शोषण होने से तो रोका जाए। लेकिन बाकी जो कांग्रेस का जो खेमा था उनका कहना था कि नहीं साहब, हम लोग चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, हमें कोई चुनाव नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, डोमिनियन स्टेट्स चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट्स चाहिए, सीधी बात है, समझ रहे। इस तरह से दो धारा में बट गया था, जिसके कारण 1922 का जो अधिवेशन, गया अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास खुद कर रहे थे। और उसी में जब ये दो मत आ गया तो उसी में इन्होंने क्या कर दिया, चित्तरंजन दास इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से। और ये इन्होंने फिर इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर करके स्वराज पार्टी का गठन किया था साहब। चलिए
आंसर इसका क्या होता? असहयोग आंदोलन होता। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में, और किन की अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। उसी समय असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था, विदेशी वस्तु, सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय एवं सरकारी नौकरी का क्या करना? बहिष्कार करना, और इसके साथ साथ स्वदेशी को क्या करना? बढ़ावा देना। और इस समय आपको पता है कि जो पूरे देश से चंदा किया जा रहा था, और जिसमें 1 करोड़ का फंड जमा हुआ था, और 1 करोड़ के फंड से जगह जगह चरखा बांटा गया था ताकि स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी वस्त्र जो है उसका बढ़ावा हो सके। कई लोग वकालत से इस्तीफा दे दिए, वकालत करना छोड़ दिए। कई लोग आप देखिए कि वायसराय के कार्य करने से हट गए। मतलब सीधी सरकार को अब सहयोग नहीं करना है सरकार चलाने में, सीधा उद्देश्य ये था। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी जो शुरू किए थे, ये सोच करके किए थे कि ये आंदोलन जो होगा, इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा का स्थान नहीं होगा। अहिंसा वाला आंदोलन होगा, किसी भी प्रकार का मार काट नहीं, बिल्कुल संवैधानिक तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे। तरीका ये अपनाया गया था। लेकिन बताया अभी कि असहयोग आंदोलन ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा जन भागीदारी वाला आंदोलन था, और इतनी बड़ी भीड़ में हर लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल था, जिसके कारण आप देखिए कि 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने गोरखपुर का जो चौरा चौड़ी नामक स्थान था, वहीं पर भीड़ ने थाने के 22 पुलिसकर्मी को क्या कर दिया? मार दिया। हाँ, गोली नहीं होता है पर मार दिया होता है। मार दिया, जला दिया था, और थाने को भी क्या कर दिया था? जला दिया था। थाने को भी जला दिया था, और 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे। और क्योंकि गांधी जी पहले ही बोले थे कि अहिंसा का इस आंदोलन में कोई जगह नहीं है, और जब इस तरह की बातें हुई, इस तरह का मार काट हुआ, तो फिर गांधी जी इससे असंतुष्ट हो गए। और 5 फरवरी को ये घटना होती है, और उसके केवल 7 दिन के बाद ही 12 फरवरी को 1922 को ही गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। फिर मार्च में जाकर के 1922 में, मार्च में 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी जाती है। गांधी जी को 6 वर्ष की सजा दी गई गांधी जी को। लेकिन 1924 में इनकी स्वास्थ्य खराब हो गई थी, तबीयत खराब हो गया था, और तबीयत का ही हवाला लेकर के इनको छोड़ दिया गया। ठीक है साहब। और 1924 में ये जेल से बाहर आ गए। 2 साल तक, लगभग डेढ़ साल के आसपास ये जेल में रहे थे। और फिर 1924 में ही आपको पता है कि कर्नाटक का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है साहब। चलिए, ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? आंसर क्या होगा इसका? अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि ये भी अहिंसा के पुजारी थे, इसी लेकर के इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। और जब गांधी जी नमक सत्याग्रह चला रहे थे, तो उस समय पश्चिमोत्तर प्रांत से जो नेतृत्व कर रहे थे, वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही कर रहे थे। ठीक है साहब। और इन्होंने एक सेना तैयार की थी जिसका नाम था लाल कुर्ती सेना, क्योंकि उनका वस्त्र जो था ना लाल था, इसीलिए कहा गया लाल कुर्ती सेना, या उसी सेना को बोला गया खुदाई खिदमतगार, उस संगठन को। ठीक है ना साहब। इतना पॉइंट हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे। पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां की तथा खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती नामक संगठन बनाए। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साहब। चलिए, इतना पॉइंट याद रखना हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत आया। सही बात है। आंसर इसका ई हो जाएगा। आंसर ई हो जाएगा साहब। ठीक है, तो केवल मार्च ही देख करके आपको नहीं मार देना है। ठीक है साहब। हाँ, तो इसीलिए कर देखिए, सवाल इतना आसान पूछता है, लेकिन इस तरह से चीजें डाल देता कि आपको लगेगा इतना आसान सवाल है ना, कि आप बिना कुछ देखे ही मार दीजिएगा और फिर गड़बड़ कर दीजिएगा। ठीक है साहब। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा ई। इसलिए हो जाएगा क्योंकि कैबिनेट मिशन जो आया था 24 मार्च 1946 को आया था।
हाँ चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम लोग 63वीं में भी किए हैं। हाँ तो कल ही तो हुआ था। चलिए कैबिनेट मिशन जो आया था 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा प्रधानमंत्री उस समय का क्लीमेट एटली ने 15 फरवरी 1946 को किया था। 15 फरवरी 1946 को किया था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन कहाँ पहुँच गया? भारत पहुँच गया। फिर कैबिनेट मिशन के ही संस्तुति पर, इनके ही सिफारिश पर जुलाई 1946 में ही क्या कर दिया गया? संविधान सभा का गठन कर दिया गया। यानी जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थी ये, जिसमें अध्यक्ष जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थी, अन्य सदस्य जो थे पैंथिक लॉरेंस और कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है साहब, तो अध्यक्ष क्रिप्स और अन्य सदस्य कौन थे? पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। और जब ये संविधान सभा बन गया था तो आपको पता है कि संविधान सभा में कुल जो सदस्य भाग लिए थे 389 सदस्य भाग लिए थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 लिए थे, देसी रियासत से 93 लिए थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 भाग लिए थे। ठीक है साहब, फिर जाकर के संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है और उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। लेकिन उस समय मुस्लिम लीग ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का विरोध किया, जिसके कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्वयं अपने स्वास्थ्य हवाला दे करके स्वास्थ्य कारण से इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है साहब, चलिए ये फर्स्ट पार्ट में आपका इतना ही रहेगा, सेकेंड पार्ट हम लोग बाद में करेंगे।